हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर हम जो फिजियोलॉजी है उसको कंटिन्यू करेंगे और ये हमारी फिजियोलॉजी की आखिरी क्लास है। इसके अंदर हमारा जो पेज नंबर है डेट इज पेज नंबर 302 जो मेरे पास एडिशन है। बाकी आपकी बुक के ये डिफरेंट हो सकता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे नॉर्मल कार्डिक प्रेशर के बारे में। नॉर्मल कार्डिक प्रेशर में जो आपकी बुक ने टॉपिक दिया हुआ है दैट इज नॉर्मल रेस्टिंग कार्डिक प्रेशर, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल रेस्टिंग कार्डिक प्रेशर होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं आपको सिंपल बात समझाता हूँ। फर्ज करें कि ये आपका हार्ट है, तो आपने याद रखना है कि हमारा जो हार्ट होता है ना, हमारा जो लेफ्ट एट्रिया होता है, इसका प्रेशर मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो लेफ्ट एट्रिया होता है ना, इसमें हमारी क्या आ रही होती है, पल्मोनरी वेन आ रही होती है। तो इस यहाँ तक हमारा जो कैथेटर है वो पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तो लेफ्ट एट्रिया का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे पास ना एक टर्म होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। ये जो आपका पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है ना, ये किस चीज का प्रेशर है? इट इज द प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी। हमारी जो पल्मोनरी कैपिलरी होती है उसका जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। अब ये जो आपका पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है, इसका हम फायदा उठाते हैं। इसको हम कैसे यूज करते हैं? देखिए, आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि जो आपका पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है इट इज अप्रोक्सीमेट, मतलब ये क्या है, इट इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। मतलब कि ये क्या चीज है कि ये तकरीबन तकरीबन आपका किसके बराबर होता है? लेफ्ट एट्रिया के बराबर। तो जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है इट इज अप्रोक्सीमेट टू द, ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द प्रेशर ऑफ लेफ्ट एट्रिया। हमारा जो लेफ्ट एट्रिया होता है इसके ये तकरीबन तकरीबन क्या होता है? बराबर होता है। फिर आपने याद रखना है, लेकिन सिवाय एक डिजीज के, और उसका नाम क्या है? एक्सेप्ट, दैट इज एक्सेप्ट मिट्रल स्टेनोसिस। देखिए, जब आपको मिट्रल स्टेनोसिस होगी तो जाहिर बात है आपका जो लेफ्ट एट्रिया ना उसका प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा होगा। तो आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि जो आपका पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है ये एक तकरीबन तकरीबन बराबर होता है किसके बराबर? लेफ्ट एट्रिया का। जो लेफ्ट एट्रिया है इसका प्रेशर हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन चेक द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। बट सिवाय एक डिजीज के जिसका नाम है मिट्रल स्टेनोसिस, जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता है ये क्या होता है? ये इक्वल होता है तकरीबन लेफ्ट एट्रिया के। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप कहते हैं कि मिट्रल स्टेनोसिस में ऐसा क्यों होता है? देखें, अगर आप ये हार्ट की डायग्राम देखें तो फर्ज करें, आपको पता है कि जो मिट्रल वेल्व होता है वो यहाँ पे होता है। तो अगर एक बंदा है उसका जो मिट्रल वेल्व है वो क्या है? वो स्टिनोज्ड है। तो उसमें क्या होगा कि उसका जो एट्रिया उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ब्लड को पंप करने के लिए। और अगर ब्लड को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है पंप करने के लिए हार्ट को, तो इसमें क्या होगा कि लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर सिवाय मिट्रल स्टेनोसिस के। लेकिन मिट्रल स्टेनोसिस में फिर क्या होता है? तो आपने याद रखना है कि जो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर होगा इट विल बी मोर देन पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, दैट विल बी मोर देन पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज। जो हमारी लंग्स के अंदर कैपिलरीज हैं उनके अंदर कितना प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप कहते हैं कि अच्छा ये सारी चीजें तो हमें समझ आ गई हैं, लेकिन जो आपका पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है इसको कैसे मेजर करना है? तो आपने याद रखना है कि हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, हम इसके अंदर एक कैथेटर डालते हैं। तो आपकी बुक ने भी लिखा हुआ है कि जो आपका पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है इसको हम कैसे मेजर करते हैं? तो इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ कैथेटर। इसको हम यूज कर एक कैथेटर को यूज करते हैं टू मेजर दिस प्रेशर। और उस कैथेटर का नाम आपने याद रखना है, दैट इज कॉल्ड स्वान गैंज कैथेटर। दैट इज कॉल्ड स्वान गैंज कैथेटर। जो आपका स्वान गैंज कैथेटर होता है इसको हम यूज करते हैं टू मेजर द पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। ठीक है, ये आपने इसके अंदर पॉइंट याद रखना है और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारा जो अगला छोटू सा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ऑटो रेगुलेशन। देखिए, जो आपका ऑटो रेगुलेशन होता है, ऑटो रेगुलेशन में आपने ये बातें याद रखनी है कि ये क्या चीज है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें ऑटो रेगुलेट हो रही हैं, और उनमें कौन कौन सी चीजें आती है? मैंने आपको कुछ करवाया भी था, लेकिन इसको दोबारा समझते देखें। आपने देखा होगा, देखिए, कभी हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कभी हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर हमारी जो किडनी है उसका ब्लड तकरीबन सेम रहता है, या हमारी किडनी के अंदर ब्लड मेंटेन रहता है, या हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका ब्लड मेंटेन रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू ऑटो रेगुलेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो आपका ब्लड फ्लो ऑर्गन ये कांस्टेंट रहता है। देखें, अगर आपका अगर आपको टेंशन हो जाए या हाइपर टेंशन हो जाए तो फ्लो टू द ऑर्गन्स, मतलब कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं जिनको ब्लड जा रहा है वो हमेशा क्या रहेगा? वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका फायदा ये होता है कि चाहे ब्लड ज्यादा हो जाए चाहे ब्लड कम हो जाए, हमारे ऑर्गन्स को बराबर ब्लड मिलता रहता है। अब अगर हम इसकी मिसाल की बात करें तो सबसे पहले तो मैंने आपको समझाया था कि आपने लंग्स में लाजमी याद रखना है। देखें, जो लंग्स होती है ना, लंग्स लंग्स में मैंने कहा था जब भी आपको हाइपोक्सिया होगा ना,
जब भी आपको लंग्स के अंदर हाइपोक्सिया होता है तो इन हाइपोक्सिया ऑफ लंग्स इट लीड्स टू, लंग्स में जब भी हाइपोक्सिया होता है देयर विल बी वेजो कंस्ट्रिक्शन। चाहे जो मर्जी हो जाए तो आपकी क्या होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। लेकिन मैंने कहा था कि लंग्स के ऑपोजिट क्या है, बॉडी है। तो आपकी जो बॉडी होती है, ठीक है, योर बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर जब भी हाइपोक्सिया होगा तो देयर विल बी वेजोडाइलेशन। क्या होगी, वेजोडाइलेशन होगी। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि लंग्स के अंदर जब भी हाइपोक्सिया होगा वेजो कंस्ट्रिक्शन, बॉडी के अंदर जब भी हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगी, वेजोडाइलेशन होगी। उसके बाद आपने याद रखना है कि वेजोडाइलेशन क्यों होती है। देखिए वेजोडाइलेशन आपका जब मेटाबॉलिज्म होती है तो मेटाबॉलिज्म की वजह से एक तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को वेजोडाइलेशन करवाएगी। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी वेजोडाइलेशन करवाएगी। उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, ठीक है, आपके NO बनती है। तो ये जो सारी गैसेज है, ये जो सारे मेटाबोलाइट्स है जो मेटाबॉलिज्म की वजह से बन रहे हैं, इन सब की वजह में क्या, इन सब की वजह से क्या होगा, आपके अंदर वेजोडाइलेशन होगी। ठीक है, तो लंग्स के अंदर जब भी हाइपोक्सिया होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन, बॉडी के अंदर जब भी हाइपोक्सिया होता है देयर इज वेजोडाइलेशन, देयर इज वेजोडाइलेशन। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रेन की, देखिए ब्रेन के अंदर ऑटो रेगुलेशन कैसी होती है, ये भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए आपने याद रखना है, जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन ब्रेन के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होती है तो वहां पे क्या बनते हैं, लोकल मेटाबोलाइट्स। ये जो लोकल मेटाबोलाइट्स हैं ये क्या करते हैं, ये आपके ब्रेन के अंदर क्या करवाएंगे, वेजोडाइलेशन। पूरी बॉडी के अंदर वेजोडाइलेशन होती है। तो इन लोकल मेटाबोलाइट्स की वजह से आपका जो ब्रेन होगा उसके अंदर भी क्या होगी, वेजोडाइलेशन होगी। उसके अलावा आपने याद रखना है कि ये आपकी ब्रेन के अंदर वेजोडाइलेशन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारी आती है किडनी। देखिए किडनी जब हम रीनल सिस्टम पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन किडनी का जो इसमें उसने लिखा हुआ है, उसने ये लिखा हुआ है, देखिए जब भी आपके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो आपकी जो किडनी की ब्लड वेसल है ना उस पर ज्यादा स्ट्रेच आएगा, जाहिर बात है ज्यादा स्ट्रेच आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसमें ये होगा, देखिए जब भी आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो आपके अंदर जो मायोजेनिक स्ट्रेच है, जो आपकी किडनी की ब्लड वेसल है उसके ऊपर स्ट्रेच भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब उसके ऊपर स्ट्रेच ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, उससे जो आपकी किडनी की ब्लड वेसल है उसमें क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन। और देखिए अगर ब्लड ज्यादा है लेकिन किडनी में कांस्टेंट ब्लड जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि जैसे ब्लड ज्यादा होता है तो मायोजेनिक स्ट्रेच की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। और अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो मायोजेनिक स्ट्रेच भी कम होगा और उससे वेजो डायलेशन होगी और किडनी की तरफ कम ब्लड जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी किडनी है वो हमारे क्या करती है, ब्लड को मेंटेन करती रहती है। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन, जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो वेजो डायलेशन, ताकि किडनी को बराबर ब्लड मिलता रहे। एक तो ये थ्योरी है, मतलब कुछ लोग समझते हैं कि इसकी वजह से ना हमारी जो किडनी है उसके अंदर ब्लड मेंटेन होता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और भी होता है, उसको हम कहते हैं ट्यूबलोग्लोमेरुलर फीडबैक। तो जब हम रीनल सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कि हमारी जो किडनी है उसके अंदर ऑटो रेगुलेशन कैसे होती है, कि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा या कम भी हो जाए तो हमारी किडनी को बराबर ब्लड मिलता रहता है। ठीक है, तो ये आपका ऑटो रेगुलेशन की वजह से होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। देखिए जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स के अंदर भी क्या होती है, ऑटो रेगुलेशन। मतलब कि अगर आपका ब्लड ज्यादा हो कम हो, मसल्स को ब्लड मिलता रहता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जब भी क्या करेंगे, फर्ज करें आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पता है कि आपके जो मसल्स होते हैं उनकी तरफ जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है, ताकि मसल्स ज्यादा से ज्यादा एटीपी, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करें और वो प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कर पाए। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो मसल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है और आपके लोकल मेटाबोलाइट्स बनते हैं। ये जो लोकल मेटाबोलाइट्स हैं ये क्या करते हैं, इसमें आपकी क्या क्या आ जाता है, वही बात, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, उसके अलावा और क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन आयन बनेगा, एडिनोसिन बनेगा। ठीक है, उसके अलावा आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी, उसके अलावा पोटाशियम बनेगा, लैक्टेट बनेगा। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये क्या करती हैं, जैसे आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आपके वेजोडाइलेशन होती है और मसल्स का ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। बट हाँ उसने लिखा हुआ है कि एट रेस्ट, मतलब कि जब आपके स्केलेटल मसल्स को आप यूज नहीं कर रहे होते ज्यादा, तो एट रेस्ट में क्या होता है कि आपका तो मसल्स की आर्टरी, उनकी सिंपैथेटिक टोन एक्टिवेट हो जाती है। मतलब कि उनकी टोन क्या हो जाती है, ज्यादा, उनमें वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और ब्लड को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस आपने इसमें मेन मेन बातें याद रखनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं स्किन की। देखें स्किन के अंदर वेजो डायलेशन कैसे होती है, तो स्किन के अंदर उसने लिखा हुआ है कि इसमें जो वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन है ना, ये मोस्टली हम टेम्परेचर कंट्रोल की वजह से करते हैं। आपने देखा होगा जैसी सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, और हमने हमारी बॉडी ने अपनी हीट को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, बॉडी की हीट जाया ना हो। तो हम क्या करते हैं, जैसी सर्दियां आती हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन क्यों होती है
ताकि हमारे ब्लड से जो हीट है वो इन्वायरमेंट के अंदर वेस्ट ना हो, ताकि वो डिसिपेट ना हो। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो आपकी बॉडी है, जब गर्मियाँ आती हैं, जब आपकी बॉडी को गर्मी लगती है, अब हमारी बॉडी क्या कोशिश करेगी कि हमारी जो हीट है वो क्या हो जाए, वो डिसिपेट हो जाए, ठीक है? वो एनवायरनमेंट के अंदर चली जाए। तो हमारी बॉडी क्या करवाती है? वेज़ोडाइलेशन कराती है। जब वेज़ोडाइलेशन होगी तो उससे क्या होगा कि हमारी हीट बाहर निकल जाएगी और उससे क्या होगा, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगी, ठीक है? तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है, बाकी और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है? उसके अलावा इसके अगले मतलब जो पैराग्राफ है ना उसने दिया हुआ, उसमें ना उसने कुछ भी नहीं बताया, जस्ट उसने आपको एक मतलब बात बताई है कि जो पल्मोनरी वेसल्स है ना, जो हमारी लंग्स के अंदर वेसल्स है, दीज आर यूनिक वेसल्स। ये यूनिक वेसल्स कैसे देखें, हमने पढ़ा था कि जब भी हाइपोक्सिया होगा, जब भी हाइपोक्सिया होगा, जब भी हमारी लंग्स के अंदर हाइपोक्सिया होगा तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी। लंग्स के अलावा पूरी बॉडी के अंदर, लंग्स के अलावा पूरी बॉडी के अंदर जब भी हाइपोक्सिया होगा, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, तो बॉडी के अंदर हमेशा क्या होती है? वेजोडाइलेशन होती है। तो ये बात आपको समझाना चाह रहा है कि जो लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, दीज आर यूनिक वेसल्स। ये यूनिक वेसल्स हैं। ये यूनिक क्यों है? क्योंकि जब भी हाइपोक्सिया होता है तो इनमें वेजोडाइलेशन की बजाय क्या हो जाती है? वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है? तो ये आपके आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और वो अगला टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें उसने लिखा हुआ है कैपिलरी फ्लूइड एक्सचेंज, ठीक है? तो आपकी जो कैपिलरी फ्लूइड एक्सचेंज है, इसमें आपको क्या-क्या पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है? तो इसको हम आराम-आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है? तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक, इसमें हम क्या समझना चाह रहे हैं? तो हम इसके अंदर ये समझेंगे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी कैपिलरी है ना, ठीक है? फर्ज़ करें कि ये हमारी कैपिलरी है। तो आप सबको पता है कि जो कैपिलरीज़ हैं, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मतलब कि क्या होता है कि कुछ चीज़ें एक्सचेंज हो जाती हैं, कुछ चीज़ें बॉडी की तरफ जाती हैं, कुछ चीज़ें हम सेल से वापस ले लेते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो आपने याद रखना है कि जो कैपिलरीज़ होती हैं, इसमें हाफ कैपिलरी में क्या हो रहा होता है? हाफ कैपिलरी में जो मटेरियल है, वो आपके ब्लड से सेल की तरफ जा रहा होता है, मतलब कि बाहर निकल रहा होता है। और हाफ जो कैपिलरी होती है, उसमें जो आपका मटेरियल है, वो क्या होता है? जो आपके कंपोनेंट्स हैं, जो आपके सब्सटेंसेस हैं, वो क्या होते हैं? वो रीअब्सॉर्ब होते हैं। अब हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर ये बात समझनी है कि ऐसा क्यों होता है कि हाफ कैपिलरी के अंदर सेक्रीशन हो रही है, हाफ कैपिलरी के अंदर सेल्स की तरफ जा रहा है और हाफ कैपिलरी के अंदर जो आपका मटेरियल है वो क्या हो रहा है? वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है? तो इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो कैपिलरीज होती है ना, इनकी जो वॉल्स होती हैं, मतलब ये दीज आर मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, और जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है? जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो इसकी दीवारों के साथ इस तरह लगे होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एंडोथीलियल सेल्स। इनको हम क्या कहेंगे? एंडोथीलियल सेल्स। ये एंडोथीलियल सेल्स हैं, ठीक है? अब हम ना इसके अंदर कुछ प्रेशर्स पढ़ेंगे। देखिए आपने याद रखना है कि इसके अंदर ना कुछ फोर्सेस होती हैं। इन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? स्टार्लिंग फोर्सेस। तो आपकी बुक ने भी इसको इसी तरह लिखा हुआ है कि स्टार्लिंग फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं कि जो आपका फ्लूइड है वो कैपिलरी के बाहर जाएगा या कैपिलरी से रीअब्सॉर्ब होगा, कैपिलरी के अंदर आएगा। तो स्टार्लिंग फोर्सेस क्या करती हैं? डिटरमाइन करती हैं कि जो फ्लूइड है वो आपका किस तरह मूव करेगा, वो कैपिलरी के बाहर जाएगा या कैपिलरी के अंदर आएगा। अब इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ बहुत बहुत बेसिक टर्म्स सीखनी पड़ेंगी। वो बेसिक टर्म्स क्या है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखें, आप सबने याद रखना है कि हमारी जो कैपिलरी होती है ना, इसके अंदर आप सबको पता है क्या होता है? ब्लड होता है, और ब्लड के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। तो हमारे जो ब्लड है, इसके अंदर जो वाटर है उसका एक प्रेशर होता है। देखिए हमारा जो ब्लड है उसका एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। तो आपने याद रखना है कि एक ऐसा भी प्रेशर होगा जो कैपिलरी के अंदर होगा, एक ऐसा प्रेशर होगा जो क्या होगा? जो हमारी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर होगा। जो इस कैपिलरी के इर्द गिर्द स्पेस है ना, उसके अंदर होगा, उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना, हम उसको कैसे डिनोट करते हैं? तो आपने याद रखना है कि हाइड्रोस्टैटिक इज प्रेशर इज डिनोटेड बाय पीसी। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पी का मतलब क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक। सी का मतलब क्या होगा? कैपिलरी। फिर हम बात करते हैं कि अच्छा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो हमारे इंटरस्टिशियल का प्रेशर है, वो कहाँ पे होगा? तो उसको हम डिनोट करते हैं पी आई, और ये हमारे इंटरस्टिशियम का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। मैं इसको लिखता हूँ फिर आपको समझ आएगी। देखिए ये क्या है? इट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसका? ऑफ कैपिलरीज। आपकी कैपिलरी के अंदर कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसको हम डिनोट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीसी। और आपने याद रखना है कि आपका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है किसका? आपके इंटरस्टिशियल स्पेस का, ऑफ इंटरस्टिशियम। तो उसको हम डिनोट करते हैं किससे? पी आई से। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी आई से। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो हम एक और प्रेशर होता है,
जो प्रोटीन की वजह से होता है। देखें, आपने याद रखना, अभी मैं आपको समझाता हूँ सारी बात, कि आपका एक तो ब्लड के अंदर पानी था, उस पानी का जो प्रेशर था उसको हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहा। फिर हमने कहा कि कैपिलरी के अंदर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा ना, उसका नाम क्या होगा? पीसी। उसका नाम क्या होगा? पीसी। और हमारे इंटरस्टिशियम के अंदर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा, उसका नाम क्या होगा? पीआई। उसको हम क्या कहेंगे? पीआई। ये दोनों क्या है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। फिर मैंने कहा कि जो आपका ब्लड होता है ना, इसके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, और प्रोटीन्स एक ऐसा प्रेशर बनाती हैं जिसको हम ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं, और ये प्रेशर अट्रैक्टिव प्रेशर होता है, ये हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। तो आपने याद रखना है कि जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, जो प्रोटीन्स की वजह से होता है, इसको हम डिनोट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाई। तो जो कैपिलरी के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर होगा, उसका नाम क्या होगा? पाई सी। उसका नाम क्या होगा? पाई सी। और आपका जो कैपिलरी के बाहर ऑनकोटिक प्रेशर होगा, उसका नाम क्या होगा? पाई आई। मतलब उसके साथ हम आई लगाएंगे कि ये इंटरस्टिशियम का ऑनकोटिक प्रेशर है। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपका पाई सी है, इट इज ऑनकोटिक प्रेशर। ये क्या है? ये आपका ऑनकोटिक प्रेशर है। किसका? ऑफ कैपिलरी का। ठीक है, आपकी कैपिलरीज का जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, उसको हम डिनोट करते हैं पाई सी से। और जो आपका पाई आई है, ये क्या है? इट इज द ऑनकोटिक प्रेशर। किसका ऑनकोटिक प्रेशर है? इट इज ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियम। हमारा जो इंटरस्टिशियम होता है, उसका ये क्या है? ऑनकोटिक प्रेशर है। ठीक है। अब आप कहते हैं कि यार बात ना थोड़ी सी हजम नहीं हो रही, तो इसको हजम करवाने के लिए हम साइड इंफॉर्मेशन में लिखते देखें। हमने कहा कि हमारी जो कैपिलरीज होती है ना, इसके अंदर कितनी तरह के प्रेशर होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ प्रेशर। कौन कौन सा? एक होता है ऑनकोटिक प्रेशर, और दूसरा कौन सा होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। फिर हमने कहा कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, इसको हम डिनोट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पी, और जो ऑनकोटिक प्रेशर है, इसको हम डिनोट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाई। फिर हमने कहा कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, इट इज रिपल्सिव प्रेशर। ये क्या है? ये हर चीज को अपने अपने से दूर फेंकता है, अपने से क्या करता है? रिपेल करता है। और जो आपका ऑनकोटिक प्रेशर है, ये क्या है? इट इज अट्रैक्टिव प्रेशर। ये क्या है? आपका अट्रैक्टिव प्रेशर है। तो हमने कहा कि जो हमारे प्रेशर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, एक ऑनकोटिक प्रेशर होता है। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, इट इज रिपल्सिव प्रेशर। जो ऑनकोटिक प्रेशर है, ये क्या है? एक अट्रैक्टिव प्रेशर है, ये हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर हमने कहा कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये एक तो कैपिलरी के अंदर होगा जिसको हम सी से डिनोट करेंगे, एक इंटरस्टिशियम के अंदर होगा जिसको हम आई से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो आपका ऑनकोटिक प्रेशर है, एक ये अट्रैक्टिव प्रेशर है, एक आपका कैपिलरी के अंदर होगा और एक किसके अंदर होगा? इंटरस्टिशियम के अंदर। ठीक है। तो अगर हम इस डायग्राम की तरफ देखें, तो इसमें आपने याद रखने, देखें हमारी जो कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर है, उसको मैंने लिखा है पीसी से, और आपका जो इंटरस्टिशियम का ऑनकोटिक प्रेशर है, इसको मैंने डिनोट किया है किससे? पीआई से। फिर मैंने कहा कि जो आपकी कैपिलरी के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर होता है ना, कैपिलरी के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर, उसको हम डिनोट करते हैं किससे? पाई आई से। किससे? पाई आई से। और जो आपका आपके इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, उसके अंदर जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, सॉरी, कैपिलरी के अंदर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? पाई सी से। और जो इंटरस्टिशियम के अंदर होगा उसको हम क्या कहेंगे? पाई आई से कहेंगे। ठीक है, इस तरह आपने इसको याद रखना है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यार बात ना समझ नहीं आ रही कि इन प्रेशर का मकसद क्या है। देखें, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आप ये बताएं कि जो आपका ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये रिपल्सिव प्रेशर है। इसने क्या करना है? इसने आपके फ्लूइड को रिपेल करना है, कैपिलरी से बाहर निकालना है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करेगा? ये आपके फ्लूइड को बाहर निकालेगा। ये क्या करेगा? फ्लूइड को बाहर निकालेगा। बट आपको पता है कि जो ऑनकोटिक प्रेशर है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फ्लूइड को होल्ड करके रखना, अपने अपनी तरफ पकड़ के रखना, मतलब कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो आपका जो पाई होगा, ठीक है, जो आपका ऑनकोटिक प्रेशर होगा, ये क्या करेगा? ये आपके फ्लूइड को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? फ्लूइड को अट्रैक्ट करेगा। अब इस बेस के ऊपर हमने ये बात समझनी है कि कैपिलरी एक ही होती है, उस कैपिलरी के अंदर सेक्रीशन भी हो रही होती है, उसी कैपिलरी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है। ऐसा क्यों होता है, ये हमने समझना है। लेकिन पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये रिपल्सिव प्रेशर है, ये सेक्रीशन करवाता है, ये फ्लूइड को कैपिलरी के बाहर भेजता है। और जो आपका ऑनकोटिक प्रेशर है, ये फ्लूइड को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है और कैपिलरी के अंदर लेके आता है। ठीक है, ये इसके अंदर मेन पॉइंट है। उसके बाद अगर हम फॉर्मूला की बात करें, जो आपकी बुक ने बताया हुआ, देखें, अगर हम नेट फ्लो की बात करें ना, कि हमारा जो फ्लूइड है वो फिर किस तरफ मूव करेगा, तो आप कहते हैं कि हम बाहर और अंदर के प्रेशर का डिफरेंस ले लेंगे, कि अगर अंदर प्रेशर ज्यादा हुआ और बाहर कम हुआ, तो आपको पता है कि जो फ्लूइड होगा वो कैपिलरी के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? के एफ। ये एक कोफिशिएंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो के एफ इज इक्वल टू पीसी। पीसी का मतलब क्या था? कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। पीसी को हम माइनस कर देंगे पी आई से, मतलब के इंटरस्टिशियल ऑनकोटिक प्रेशर। उसके अलावा हम इन दोनों अमाउंट इन को मतलब माइनस करके क्या करेंगे? माइनस करेंगे किसके साथ? ये आपका यहाँ पे कोफिशिएंट होगा,
उसके अलावा जो आपका पाई सी है माइनस पाई आई है, ठीक है। तो पाई सी और पाई आई को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब कि हमने अंदर और बाहर के प्रेशर को क्या करना है, उसको उसका डिफरेंस लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फ्लो आ जाएगा, ठीक है। वी विल गेट द नेट फ्लो, और नेट फ्लो को हम मतलब इस तरह कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि अच्छा बात तो समझ आ गई, लेकिन अभी तक हमारा उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आपकी एक ही कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड है वो सेक्रीट भी हो रहा है और क्या हो रहा है, एक्सक्रीट भी हो रहा है। तो इसको हम समझते, देखें हम ना इस एक कैपिलरी बनाते हैं और आपको बड़ी जल्दी अब मेरी बात समझ आएगी। देखें फर्ज करें कि ये आपकी ना एक कैपिलरी है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज योर कैपिलरी। अब मुझे आपने एक बात बतानी है कि हमारे पास कौन सा ऐसा प्रेशर है जो क्या होता है, जो हाइट मतलब कि आपके फ्लूइड को बाहर निकालता है। तो आप सबको पता है कि हमारा जो ये होगा ना पीसी, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या करेगा, ये हमारे फ्लूइड को कैपिलरी से बाहर निकाल देगा, एक्सक्रीट कर देगा, ठीक हो गया। अब मुझे आपने एक जरा सोच समझ के बात बतानी है कि अगर ये जो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ कैपिलरी है, इससे क्या किया है, इससे हमारा जो वाटर है वो क्या हुआ है, उसका आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। वाटर क्या हुआ है, वाटर का आउटफ्लो हुआ है। तो मुझे आप ये बताएं, शाबाश, मुझे आप ये बताएंगे कि जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा, जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा, जो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता जाएगा या कम होता जाएगा। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो है ही पानी की वजह से था, तो चूंकि फ्लूइड आपका बाहर निकल गया है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, देखें हम यहाँ पे ना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्ज करें कि ये आपकी मतलब लाइन है और हम ना इसके ऊपर ना एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ये आपकी रेड लाइन है और हम पहले कहेंगे कि यार जो हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था ना वो ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे फ्लूइड का आउटफ्लो हुआ तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता गया, कम होता गया। देखिए पहले हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या था, ज्यादा था, लेकिन चूंकि पानी बाहर निकलता गया तो आपका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था वो क्या होता गया, वो कम हो गया। और यहाँ पे आके तो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो गया है, मतलब कि जीरो हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया है, क्योंकि सारे का सारा जो वाटर है वो बाहर निकल चुका है। तो पानी क्या आ गया, बाहर आ गया। अब क्या होगा, देखिए अब यहां पे जाके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन होगा क्या कि आपको पता है कि हमारी कैपिलरी के अंदर जो दूसरा प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर। अब क्या होगा, देखें आपने याद रखना है कि जो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो तो क्या था, वो तो आपका खत्म हो गया था। बट हाँ, आपका एक प्रेशर रहता है, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑनकोटिक प्रेशर। अब होगा क्या कि आपका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पहले पॉजिटिव में था, ये होता 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 इतना कम हो जाएगा कि ये नेगेटिव में हो जाएगा। अब क्या है, आपका जो ऑनकोटिक प्रेशर है ना वो क्या करेगा, वो आपके जो फ्लूइड है उसको इंटरस्टिशियल कैपिलरी के अंदर लेके आएगा। मतलब के पहले हिस्से के अंदर क्या हुआ था, जो हमारा फ्लूइड था वो सेक्रीट हुआ है, और जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से और ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से हमारा जो फ्लूइड है वो क्या हुआ है, वो दोबारा से री हुआ है। तो अब आपको मेरी बात समझ आई है कि एक ही कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड है वो अब्सॉर्ब और आपका सेक्रीट कैसे होता है। देखिए हमने कहा कि जो कैपिलरी का स्टार्ट था ना, कैपिलरी का स्टार्ट वहां पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो क्योंकि कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं दीज आर परमिएबल, तो हमारा वाटर आउटफ्लो हुआ, हमारा फ्लूइड बाहर निकला और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होता होता जीरो पे आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था, ऑनकोटिक प्रेशर ने क्या किया, फ्लूइड को अपनी तरफ खींचा, और क्या हुआ कि आपका जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था वो नेगेटिव में चला गया, और इस वजह से जो फ्लूइड आपकी इंटरस्टिशियम में पड़ा हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, इंटरस्टिशियम में पड़ा हुआ था, वो आपका रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो गया। अब आप कहते हैं कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो आपके इंटरस्टिशियम से फ्लूइड को वापस रीअब्सॉर्ब करवा रही है। तो आपने कहना, देखें देखिए जो आपका वाटर है वो आपके किसके अंदर आ गया, इंटरस्टिशियम के अंदर। एक तो वाटर का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो आपके वापस आपके कैपिलरी के अंदर भेज रहा है। उसके अलावा जो आपका ऑनकोटिक प्रेशर है, जो प्रोटीन्स कैपिलरी के अंदर पड़ी हुई है वो भी फ्लूइड को अपनी तरफ खींच रही है। तो ये दो तीन फैक्टर्स मिलके क्या करवाते हैं, सेक्रीशन भी करवाते हैं और रीअब्जॉर्प्शन भी करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर पॉइंट छोटा सा याद रखना है कि हमारी जो कैपिलरी होती है उसके फर्स्ट हाफ के अंदर क्या होती है, सेक्रीशन होती है, और सेकंड अंदर क्या होती है, अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। ये इसके अंदर छोटू सा पॉइंट है जो आपने याद रखना है। उसके अलावा उसने आपको बताया हुआ है कि जो आपका के एफ है ना, ये आपका कैपिलरी की परमेबिलिटी है, कि कैपिलरीज कितने फ्लूइड को गुजरने दे रही हैं, कितनी परमेबल है। और जो आपका ये आगे उसने कोफिशिएंट बताया हुआ है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये आपके कैपिलरी की मेजरमेंट को इम्परमेबिलिटी को बताता है कि प्रोटीन्स कितनी इम्परमेबल है, कि जो प्रोटीन्स हैं वो आपकी कैपिलरी को क्रॉस नहीं कर पा रही, ठीक है। उसके बाद अब मुझे आप ये बताएं
कि अगर आपका ये जो फ्लूइड है ये आपके इंटरस्टिशियम के अंदर आ तो गया है, लेकिन ये रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से। अगर एक आपका जो फ्लूइड है वो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर या इंटरस्टिशियम के अंदर आ तो गया है लेकिन रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो इट इज कॉल्ड एडीमा। इट इज कॉल्ड एडीमा। तो एडीमा के बारे में हम एक दो बातें करेंगे। देखें एडीमा क्या है? इट इज एक्सेस फ्लूइड आउटफ्लो इनटू इंटरस्टिशियम। मतलब कि अगर आपका क्या हो जाए, अगर आपका बहुत ज्यादा फ्लूइड, ठीक है, तो एक्सेस फ्लूइड आउटफ्लो, ठीक है, एक्सेस फ्लूइड आउटफ्लो इनटू इंटरस्टिशियम। आपका जो इंटरस्टिशियम है अगर इसके अंदर एक्सेस फ्लूइड आउटफ्लो हो जाए या फ्लूइड रीअब्सॉर्ब ना हो रहा, तो इट इज कॉल्ड एडीमा। इसको हम क्या कहते हैं? एडीमा। अब ना इसके अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। देखें ये जो फ्लूइड है ना, ये जो एडीमा वाला फ्लूइड है, इसकी दो टाइप्स होती हैं। वो टाइप्स आपने लाजमी याद रखनी है। मतलब कि एडीमा हमें किस किस वजह से हो सकता है, तो उस वजह को समझने के लिए हमने इसकी टाइप्स याद रखनी है। जो एडीमा का फ्लूइड होता है इट हैज टू टाइप्स। कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है एक्सुडेट, ठीक है, वन इज कॉल्ड एक्सुडेट और वन इज कॉल्ड ट्रांसुडेट। एक को हम क्या कहते हैं? ट्रांसुडेट, और एक को एक्सुडेट कहते हैं। जो आपका एक्सुडेट होता है इसमें आपने याद रखना है कि इट इज अ फ्लूइड दैट इज प्रोटीन रिच, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। इट इज प्रोटीन रिच फ्लूइड। ये क्या है? ये ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर प्रोटीन्स ज्यादा होती हैं। और जो आपका ट्रांसुडेट होता है इट इज प्रोटीन पुअर फ्लूइड, ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन्स नहीं होती। तो ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर प्रोटीन्स कम हो या हो ही ना, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसुडेट। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसुडेट कहते हैं। फिर आपने याद रखना है कि ये क्या है। देखें जो एक्सुडेट है ये किस कंडीशन में मिलता है, तो आपने कहना है कि जो एक्सुडेट है इट अकर इन इन्फेक्टेड वाउंड। देखें जब भी हमें मतलब इन्फेक्शन होता है ना, तो इन्फेक्शन की वजह से जो हमारी कैपिलरीज के अंदर ये जो हमारे सेल्स होते हैं ना, एंडोथेलियल सेल्स, इनके दरमियान गैप ज्यादा हो जाता है। चूंकि इनके दरमियान गैप ज्यादा होता है तो इस गैप की मदद से हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो भी हमारी इंटरस्टिशियम के अंदर आ जाती हैं। तो इस वजह से आपने याद रखना है कि जो एक्सुडेट होता है एक तो इन्फेक्शन की वजह से होगा। उसके अलावा आपने याद रखना है, इट इज अ वेरी कॉमन एमसीक्यूज, कि निमोनिया, निमोनिया के अंदर जो हमें फ्लूइड मिलता है प्लूरल एफ्यूजन के अंदर, तो वो कौन सा फ्लूइड होता है? दैट इज एक्सुडेट, ठीक है, तो निमोनिया। उसके अलावा प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है, तो प्लूरल एफ्यूजन आपका प्लूरल एफ्यूजन, इन्फेक्शन और निमोनिया, इन तीनों चीजों के अंदर हमें जो फ्लूइड मिलेगा दैट इज कॉल्ड एक्सुडेट। उसको हम एक्सुडेट कहते हैं। उसके बाद जो ट्रांसुडेट होता है ना, ट्रांसुडेट एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसके अंदर प्रोटीन्स बहुत कम होती हैं। प्रोटीन्स क्या होती हैं? पुअर होती हैं। तो आपने कहना है कि जो ट्रांसुडेट है ये हमें किस किस वजह से मिल सकता है, तो आपने कहना है जब भी हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से ट्रांसुडेट हो सकता है। उसके अलावा आपने याद रखना है फ्लूइड रिटेंशन, ठीक है, मतलब कि किसी भी जगह पे अगर फ्लूइड रिटेन हो रहा है तो फ्लूइड रिटेंशन इन आवर बॉडी, वो भी आपका ट्रांसुडेट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें और क्या हो सकता है ट्रांसुडेट की, कि एक इसकी एक ये भी वजह होती है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स कम हो गई हैं। अब आपको पता है कि प्रोटीन्स कम क्यों हो सकती हैं? ड्यू टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम। या तो किसी बंदे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो इस वजह से प्रोटीन्स कम हो सकती हैं, कोई लिवर डिजीज है, ठीक है, तो इन सारी चीजों के अंदर में ट्रांसुडेट मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपने छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपकी ये क्या क्या चीजें होती है। देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि यार जो कैपिलरी है ना, इसके फर्स्ट हाफ के अंदर वाटर की सेक्रीशन होती है, और जो सेकंड हाफ होता है उसके अंदर क्या होता है? वाटर रीअब्सॉर्ब होता है इंटरस्टिशियम से, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि एडिमा क्या होता है? इट इज एक्सेस फ्लूइड आउटफ्लो इनटू द इंटरस्टिशियम, और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक एक्सुडेट होता है, एक ट्रांसुडेट होता है। जो एक्सुडेट होता है इट इज प्रोटीन रिच, और जो ट्रांसुडेट होता है इट इज प्रोटीन पुअर फ्लूइड, ठीक हो गया। और जो आपका एक्सुडेट होता है ये हमें इन्फेक्शन के अंदर, निमोनिया के अंदर और प्लूरल एफ्यूजन के अंदर मिलता है। और जो आपका ट्रांसुडेट होता है ये आपको प्रोटीन पुअर फ्लूइड है, ये बीपी के अंदर, फ्लूइड रिटेंशन के अंदर और प्रोटीन वगैरह की डेफिशिएंसी की वजह से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है जो आपने देखना, ठीक है। बस इसमें आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए कि एक ही कैपिलरी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, एक्सक्रीशन भी होती है, ठीक है। तो ये क्यों होती है ये मैंने आपको सारा समझा दिया है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रोस्टेटिक होता है, एक ऑनकोटिक होता है। जो ऑनकोटिक होता है वो अट्रैक्टिव होता है, जो हाइड्रोस्टेटिक होता है वो क्या होता है? वो रिपल्सिव होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीवीएस फिजियोलॉजी। देखिए सबसे ज्यादा मतलब अगर आप सिस्टम्स करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो मुश्किल फिजियोलॉजी है ना वो सीवीएस की है। सीवीएस की फिजियोलॉजी सबसे मुश्किल मानी जाती है, लेकिन ये हमने खत्म कर दी है। तो अब इससे जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे द पैथोलॉजी ऑफ सीवीएस, और वो बड़ी आसान है, आपको मजा आएगा पढ़ के, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को। तो इससे जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे द पैथोलॉजी ऑफ सीवीएस सिस्टम, ठीक है। अगर आपकी कोई एप्रिसिएशन है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में मिल लाजमी बताएं ताकि हमें पता चल सके कि क्लासेस को किस तरह मजीद इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।